जैसे हर चैप्टर के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है और उसे पढ़कर आपको ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर के अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। वैसा ही किस्सा प्रियम्बल का है जो कि एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम प्रियम्बल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके हर एक वर्ड को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि प्रियम्बल है क्या चीज़, यह कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया गया था और जुडिशरी इसको कैसे यूज़ करती है जजमेंट देने के लिए, प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फ़र्क क्या है और हर एक वर्ड का जो प्रियम्बल में लिखा है उसका डिटेल में मीनिंग। तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल है क्या चीज़। प्रियम्बल एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बट इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिखा गया है। आप यूँ मानो प्रियम्बल एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे स्कूल में हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता था जो हमारी आइडेंटिटी देता था कि हमारा एड्रेस कहाँ है, हमारे माता पिता कौन है। ऐसे ही प्रियम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में नहीं लेकिन सिर्फ सरफेस से बताता है। एक और एग्जाम्पल से हम प्रियम्बल को समझते हैं, जैसे हमारे घर के बाहर एक नंबर प्लेट होती है जिसपे ये लिखा होता है कि ये घर किसका है और ये कब बना था। वो नंबर प्लेट भी सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन देती है कि घर किसका, लेकिन वो डिटेल में नहीं बताती कि इनकी फैमिली कितनी बड़ी है। ऐसा ही किस्सा प्रेमबल का है, वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल में नहीं बताता कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में क्या चीज लिखी है। डेट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 400 पेजों में लिखा गया है उसको एक पेज में प्रेमबल ने डिफाइन किया है, या ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा निचोड़ इस एक पेज प्रेमबल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रेमबल लिखा ही क्यों गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही दिया था तो प्रेमबल की जरूरत ही क्या पड़ी। तो सपोज करिए कि अमेरिका या फिर कोई अन्य कंट्री ये बोले कि मेरे को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि उसमें लिखा क्या गया है, तो अमेरिका के ऑफिशियल बजाय 400 पेज पढ़ने के वो एक पेज इंडिया के प्रियम्बल का पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज लिखी हुई है या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलोसॉफी पर बेस है। बिना एग्जाम्पल के भी ये साफ दिख रहा है कि एक पेज पढ़ना तो आसान है लेकिन उस 400 पेज पढ़ना वो डिफिकल्ट है। इसीलिए प्रेमबल को लिखा गया जो कि एक पेज में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सके। अब नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेमबल से डिफरेंट कैसे है। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एक प्रेमबल की तरह ही रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लेकिन फर्क इतना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लिखे गए थे और प्रेमबल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद लिखा गया है। आइए इसको हम और भी क्लैरिफिकेशन के साथ देखते हैं। तो हुआ यूं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946 को मिलती है। 11 दिसंबर को उनकी सेकंड मीटिंग होती है, तो उसमें उनको रियलाइज होता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो उसका कोई पाथ तो होना चाहिए, किस बेसिस पे हम लिख रहे हैं, या फिर कुछ एक पैरामीटर्स होने चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बनाना है। ये तो जाहिर था कि बनाना तो इंडियन सिटीजन के लिए ही था, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ एरिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से मिस नहीं होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे थे। आप यूं मान सकते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का रोड मैप है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी गाड़ी चलनी थी। ये तो फिजिकल लाइफ में भी होता है, अगर आपको ये पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आपको एंड ही नहीं पता तो आप जाओगे कहाँ। इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का रोड मैप है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी गाड़ी चलनी थी। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पैराग्राफ से ही देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, द पुअर एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड। डेट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हर एक आर्टिकल बनाते वक्त इस पॉइंट को उस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करना होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या फिर कोई भी आर्टिकल ऐसा ना बन जाए कि इस पॉइंट को वॉयलेट करता हो जो कि माइनॉरिटीज और बैकवर्ड के अगेंस्ट जाता हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लिखा गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्ट किया प्रियम्बल। अब प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिफाइन करता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लिखा गया, तो इसीलिए कुछ प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कॉपी कर प्रियम्बल में लिख दिए गए। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सर्व्ड एज अ फिलोसॉफिकल एंड moral foundation of Indian Constitution. Its core ideals were later incorporated in the preamble, which opens the word "We the people of India." The phrase "We the people of India" in preamble means कि Constitution is source from people. तो Constitution को इंडियन सिटीजन ने ही लिखा है, ना कि किसी और कंट्री का इंडिया ने लाकर अडॉप्ट कर लिया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और कंट्री। तो जिस लॉ से इंडियन सिटीजन को गवर्न किया जाएगा वो इंडियन सिटीजन ने ही बनाया है, ना कि किसी और कंट्री का लॉ
लॉ लाकर इंडियन सिटीजन्स पर इम्पोज कर दिया गया है। अगर हम ऐसा करते तो हम एक सोवरेन पावर ना रहकर एक कॉलोनी बन जाते, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले थे एक ब्रिटिश कॉलोनी। तो इससे हमारा कुछ कुछ फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रियम्बल भी क्लियर हो गया है, सोवरन। तो प्रियम्बल के अंदर 9 इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसमें पहले 5 सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक को एम बोला गया है। तो इन वर्ड्स का आपको ऑर्डर याद करना होगा, जैसे पहले सोवरन आता है, सेकंड नंबर पर सोशलिस्ट, थर्ड पर सेकुलर, फोर्थ पर डेमोक्रेटिक, फिफ्थ पर रिपब्लिक, उसके बाद आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। एम्स का मतलब है कि व्हाट हैज टू बी अचीव, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को किस तरह की कंट्री बनाना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टाइप की कंट्री बनाना चाहता है। लेकिन ऐसी कंट्री बनाने के लिए कुछ एक्शंस या फिर कुछ स्टेप तो लेने होंगे। इन एक्शंस को हमने ऑब्जेक्टिव का नाम दिया, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका मतलब ये है कि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के पाथ पर चलकर इंडिया को एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टाइप की कंट्री बना सकते हैं। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव एक रास्ता है एम्स तक पहुंचने के लिए। अब देखेंगे सोवरन का असल लाइफ में मतलब क्या है। सोवरन का मतलब है सुप्रीम। सुप्रीम मतलब कि भाई हमारे तो ऊपर तो कोई है ही नहीं। एक कंट्री सुप्रीम कैसे होगी जब वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होगी, या फिर कोई और कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करेगी। मतलब कि वो कंट्री खुद डिसीजन ले सकती है कि मेरे को किस कंट्री पर टैक्स इंपोज करना है, या फिर मेरे को किस कंट्री का वीजा कैंसिल करना है, किस कंट्री से मेरे को क्रूड ऑयल लेना है। अगर मेरी कंट्री इंडिया के अंदर कोई घुसपैठ घुसता है तो मैं उसको कैसे तरीके से जवाब दूंगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तब पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर अटैक किया था। सोवरन का मतलब है एक तरह का इंडिपेंडेंस। जो मेरे मन को भाया वो मैंने किया, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। That means sovereignty equals to freedom। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोवर्जिनिटी के दो टाइप बताए गए हैं, इंटरनल सोवर्जिनिटी एंड एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी। इंटरनल सोवर्जिनिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है लॉ एंड ऑर्डर बनाने की। पार्लियामेंट इंडिया के अंदर किसी स्टेट का भी मैप चेंज कर सकती है, या उसका नाम बदल सकती है, या फिर उसको किसी दूसरे स्टेट के अंदर मर्ज कर सकती है। उसको किसी स्टेट के सीएम से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं इंटरनल सोवर्जिनिटी। मीन्स इंडिया के टेरिटरी के अंदर पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, उसको किसी आउटसाइड कंट्री की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी का मतलब है पावर टू डिसाइड रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। मतलब कि इंडिया किसी भी और कंट्री के साथ रिश्ता बना सकती है और उसको किसी अन्य कंट्री के दबाव में आकर रिलेशनशिप एंड करने की नौबत नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बोले कि इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो उनकी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हमारा खुद का इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। तो हम खुद डिसीजन ले सकते हैं और हमें किसी एक्सटर्नल दबाव में आकर डिसीजन चेंज करने की नौबत नहीं आती है, जिसे ही बोला गया है एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को समझने से पहले हमें एक वर्ड कैपिटलिस्ट को समझना होगा। कैपिटलिस्ट का मतलब है जहां प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट डिसाइड करेगा कि कंट्री में क्या होगा। अगर अमेरिका में कोई फैमिली गरीब है तो अमेरिका की गवर्नमेंट वहां उसको मॉनेटरी सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब कि पैसे से या फिर कोई कमोडिटी जैसे कि गेहूं या फिर कोई चावल देकर उनको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर वहां कोई व्यक्ति गरीब है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, और सरकार वहां ना ही उस गरीब आदमी को थोड़ा अपलिफ्ट करने में कोई सहायता करेगी। जबकि कैपिटलिस्ट का ठीक उल्टा है सोशलिस्ट, जहां गवर्नमेंट इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश करेगी, जहां वो अमीर पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी और गरीब को उसी पैसे से अपलिफ्ट करेगी, जैसे गेहूं या फिर राइस देकर, या फिर कोई मॉनेटरी सपोर्ट देकर, फ्री में एजुकेशन ट्रेनिंग देकर, या फिर फ्री में वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल ट्रेनिंग देकर उस गरीब को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगी। सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड किया गया था। हालांकि इस वर्ड के ऐड करने से पहले ही गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए थे जिससे कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बन गई थी। जैसे कि इंडिपेंडेंस के ठीक बाद लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जहां गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जमींदार और नंबरदारों से जमीन छीनकर गरीब और बेसहारा लोगों में फ्री में बांट दी थी। तो सोशलिस्ट कंट्री का मतलब है वो कंट्री जहां गवर्नमेंट एक इक्वल सोसाइटी बनाने
करने की कोशिश करेगी, अमीर और गरीब के डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करेगी। इसी को एक सोशलिस्ट कंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेकुलर, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था। अब सेकुलर भी एक तरह का टाइप है कि गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में कैसा रिश्ता होगा। तो गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में अब तक 3 तरह के रिश्ते देखे गए हैं, थियोक्रेटिक, एथीस्ट एंड सेकुलर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेकुलर को अडॉप्ट किया है, लेकिन इससे जानने से पहले हमें इन 2 और वर्डों को देखना होगा। पहला आता थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक वो रिश्ता होता है कि गवर्नमेंट एक ही रिलीजन को प्रमोट करती है और दूसरे रिलीजन को अलाउ ही नहीं करती। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं, हिंदुइज्म का कत्ल करते हैं, क्रिश्चियनिटी का कत्ल करते हैं, और किसी रिलीजन को अलाउ करेंगे ही नहीं। वो अथीस्ट का मतलब है कि वो पर्सन जो गॉड का एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करता, वो सोचता है कि भगवान इस धरती पर है ही नहीं। अथीस्ट स्टेट वो होती है जहाँ रिलीजन और गवर्नमेंट का अलग अलग रिश्ता होता है, मतलब कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को स्टेट के अंदर अलाउ ही नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस एक अथीस्टिक कंट्री है जहाँ गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को स्टेट ऑफिस के अंदर अलाउ नहीं करेगी। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे वहाँ रिलीजन को अलाउ ही नहीं किया जाएगा, और ना ही गवर्नमेंट किसी पार्लियामेंट फोरम में या फिर कोई स्पीच देते हो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। अगर फ्रांस में आप रहते हो और आप एक सिख हो तो आपको वहां पगड़ी नहीं पहनने दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में। हालांकि वहां फ्रांस स्टेट में आप पहन सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी कार्यकाल में आपको पगड़ी नहीं पहनने दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकुलर, जिसमें गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फोकस नहीं करेगी, बल्कि वो सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देगी। अगर मोदी सरकार ये बोले कि मेरे को हिंदुइज्म को प्रमोट करना है तो वो नहीं कर सकते। वहाँ उनको हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करना होगा, हिंदुइज्म हो चाहे मुस्लिम हो या फिर सिख हो, हर एक लोगों को उनको इक्वली प्रमोट करना होगा। वो तो आप खुद भी देखते होंगे, गवर्नमेंट ऑफिस चाहे वो क्लर्क का हो या जुडिशियरी का हो, हर एक रिलीजन के लिए वो इक्वली ओपन है। वहाँ हिंदू भी अप्लाई कर सकता है, मुस्लिम भी और सिख भी। यही आप आर्मी या फिर पुलिस की भर्ती में देखते होंगे कि हर एक रिलीजन के लिए ये सारी सरकारी नौकरी ओपन है। सेकुलर के अंदर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट एक और भी काम करती है कि कोई भी रिलीजन हावी ना हो जाए, मतलब कि वो हर एक रिलीजन से सबसे ज्यादा सुप्रीम नहीं हो जाए। तो इसीलिए वो हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईद की छुट्टी है तो वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए छुट्टी है उस दिन। दिवाली की छुट्टी हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए छुट्टी है। ऐसा ही क्रिसमस डे के लिए सबके लिए छुट्टी है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि गवर्नमेंट और रिलीजन का एक तरह का माता पिता और बच्चे का रिश्ता है। यहाँ गवर्नमेंट माता पिता का रोल करेगी और रिलीजन बच्चों का रोल करेगी। जहाँ बच्चे उसके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सब उनके बच्चे हैं, और पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम एक बच्चे को ज्यादा सपोर्ट कर दें और दूसरे को कम। इसीलिए वो पेरेंट्स इक्वली सपोर्ट करते हैं हर अपने बच्चे को। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेमोक्रेटिक, जहाँ इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 5 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाता है, और वो अपने अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिर्फ 5 साल के लिए ही ऑफिस में रखता है। तो इन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का काम जनता करती है, वो वोट करती है और तब जाकर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसमें क्या होता है कि पीएम को एक बार इलेक्ट कर दिया तो जब तक नहीं मरता तब तक वो पीएम ही रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर पीएम चेंज होते रहेंगे, चीफ मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चेंज होते रहेंगे आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जानने के लिए ये आपको पता करना होगा कि हेड ऑफ गवर्नमेंट तो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ कंट्री होता है हमारा प्रेसिडेंट। तो ये 2 स्पेसिफिक पोस्ट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जो कि डिफरेंट ऑफिस को होल्ड करती हैं। रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट विरासत से नहीं आता, बल्कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही इलेक्ट किया जाता है। विरासत का मतलब कि अगर उसके माता पिता या फिर उसका दादा अगर प्रेसिडेंट था तो वो भी प्रेसिडेंट ही होगा। ऐसा इंडिया में कुछ भी नहीं है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा 5 साल के लिए और फिर उसके बाद नया प्रेसिडेंट आएगा, या फिर वही भी ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है अगर वो इलेक्शन जीतता है तो। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड में देखते हैं कि आज भी मोनार्ची या मतलब कि राजा प्रजा सिस्टम आज भी जिंदा है। वहाँ एक ही फैमिली उस पूरे देश पर राज कर रही है। वहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ प्रेसिडेंट एक सिंगल फैमिली से ही आता है। मतलब कि जिस राजा ने पहले कभी इंग्लैंड को हड़पा था या फिर कब्जाया था, उसकी फैमिली आज भी उसी हड़पे हुए एरिया पर राज कर रही है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, वो रास्ते जो हमें फॉलो करने चाहिए हमारे एम्स तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है हमारा जस्टिस।
जस्टिस का मतलब है कि जो इंडिया के लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, ना कि अन्याय होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जस्टिस को आगे फर्दर 3 टाइप में बांटा गया: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब कि समाज में न्याय होना चाहिए। समाज में न्याय कैसे होगा कि भाई अनटचेबिलिटी जैसी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि SC ST को, जनरल कास्ट के पीपल, उनको मारे ना, धमकाए ना, बल्कि वे साथ में मिलजुल कर रहें। किसी के साथ सेक्स, कलर और रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाई फीमेल है तो उसको एंट्री नहीं है, मेल है तो उसको एंट्री है, अगर काला आदमी है तो उसको भाई पब्लिक ऑफिस में अलाउ नहीं है। ऐसा सब कुछ कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम जस्टिस को, सोशल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि भाई जैसे पब्लिक ऑफिस है, सरकारी जॉब है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिजर्व नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हर एक आदमी के लिए, हर एक रेस या फिर कलर के आदमी के लिए वो ओपन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है वो भी कम हुआ होता नजर आना चाहिए। कि जैसे आज हमारी कंट्री के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है, जहां जो सबसे ज्यादा अमीर होगा उस पे सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा, और जो सबसे गरीब होगा उस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ये भी एक तरह का न्याय है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर होगा, या फिर कोई विधानसभा का MLA हो गया, उनके ऑफिस के लिए, हर एक वर्ग के लिए वो ऑफिस खुले हैं। मतलब कि SC हो, ST हो, OBC हो, हर एक कास्ट का बंदा उन ऑफिस में जा सकता है इलेक्ट होकर। और इसी के साथ आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि 18 साल से ऊपर का आदमी इंडिया के अंदर वोट कर सकता है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। वोटिंग के दौरान उसकी ये नहीं देखी जाएगी वो कौन सी कास्ट का है, अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का, या फिर कौन से रिलीजन का है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी कास्ट का हो, उसको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आजादी। प्रेम्बल के अंदर यही आजादी लिखी हुई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एक्सप्रेशन होगा, बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ, मतलब कि आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल्स के अंदर लिखी है। आप किसी भी भगवान को पूज सकते हैं, आप किसी के अंदर आस्था रख सकते हैं, वो सब लिबर्टी का पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के भी 2 मतलब होते हैं, एक तो स्टेटस और फिर अपॉर्चुनिटी। स्टेटस के अंदर आता इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो PM हो, चीफ मिनिस्टर हो। अगर उसने, प्राइम मिनिस्टर ने भी क्राइम किया है तो वो भी जेल के अंदर जा सकता है, और अगर कॉमन इंसान ने भी अगर कोई क्राइम किया है तो वो भी जेल के अंदर जा सकता है। मतलब कि लॉ यहाँ पर सुप्रीम है। और इसी का पार्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। नेक्स्ट इक्वालिटी के अंदर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हो, जैसे कि SC ST या फिर OBC के लिए हमने रिजर्वेशन रखी हुई है जॉब के अंदर। अब आप ये बोलोगे कि ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, जो आपने डेफिनेशन लिखी हुई है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर सम सेक्शन ऑफ पीपल और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये ऐसा इसलिए है कि SC ST पीपल को एजुकेशन कम मिलती है, उनको रिसोर्स का एक्सेस कम मिलता है, वो टाइपिंग स्किल या फिर कोई और भी स्किल है उनके पास वो कम होती है, और उनके पास जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, मतलब कि पैसे की सपोर्ट होती है, वो भी कम होती है। तो इसीलिए वो अच्छी क्वालिटी की कोचिंग नहीं ले सकते, इसीलिए उनके लिए रिजर्वेशन रखी है जॉब के अंदर, ताकि सरकार सबको सामान्य मौका दे सके गवर्नमेंट में आने का। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। भाईचारा मतलब कि जो प्यार प्रेम हमारे बीच रहता है, कि हम सब एकजुट होकर किसी के खिलाफ लड़ें, या फिर हम हंसते खेलते हुए रहें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, उसका मतलब होता है यूनिटी या फिर फ्रेटर्निटी। इंडिया के अंदर फ्रेटर्निटी को सिटीजनशिप के थ्रू प्रमोट किया गया है, क्योंकि आपको, अगर आपके पास इंडिया की सिटीजन है तो आपको इंडिविजुअल स्टेट्स की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअल स्टेट्स मतलब कि आपको हरियाणा की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको पंजाब की सिटीजनशिप लेने पड़ेगी। अगर आप पंजाब में रहते तो आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप, वो की इंडिया की सिटीजनशिप से ही काम चल जाएगा। जबकि अमेरिका में इसका अपोजिट है, वहां आपको यूनाइटेड स्टेट्स की, मतलब कि USA की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी, और जो उस USA के अंदर स्टेट्स हैं उनकी सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी। फ्रेटर्निटी का मतलब आपने समझा कि भाईचारा। भाईचारा मतलब कि एक यूनिटी। यूनिटी का और मतलब है कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि हम एक ही जुट होकर सबके साथ खड़े होंगे, या फिर लड़ेंगे, या फिर हम एक ही यूनिट में हम सब रहेंगे। तो इस यूनिटी को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब कि रिस्पेक्ट। अगर आप किसी आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके ग्रुप में जुड़ेगा ही नहीं। तो डिग्निटी या फिर रिस्पेक्ट उस आदमी की एक एसेंशियल कंडीशन है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तभी आप एक
यूनिटी या फिर यूनाइटेड कंट्री बना सकते हो। अब जो ये इंटीग्रिटी है, जो कि सिमिलर साउंड करता है मीनिंग में यूनिटी की तरह है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था। अब जो ये प्रियम्बल है हमारा, इसको सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, वो भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। इसके अंदर जो हमने देखा कि इसके अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जिसका मीनिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब लास्ट में देखते हैं कि जुडिशियरी इन प्रियम्बल के वर्ड्स को कैसे यूज करती है किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को रद्द करने के लिए या फिर उसको अल्ट्रा वॉयलेट डिक्लेयर करने के लिए। तो कोई भी पार्लियामेंट का लॉ अगर इन वर्ड्स के मीनिंग के अपोजिट जाता है, मान लो फ्रेटर्निटी है जो वर्ड है, भाईचारा है, अगर कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट इस भाईचारे को तोड़ता है तो उसको अल्ट्रा वॉयलेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या फिर मोदी सरकार कोई ऐसा लॉ पास कर दे कि अब इसके बाद 2024 के बाद इलेक्शन होंगे ही नहीं, अब जो पार्टी पीपल या फिर लोगों ने इलेक्ट की हुई है वही हमेशा हमेशा के लिए राज करेगी और उसी के अंदर से प्राइम मिनिस्टर निकल कर आएंगे। तो इस लॉ को भी जुडिशरी अल्ट्रा वॉयलेट डिक्लेयर कर देगी तभी की तभी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट जाता है, डेमोक्रेसी को वॉयलेट करता है। तो आई होप कि आपको प्रियम्बल के हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद आपको इन प्रियम्बल के वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।